उत्तराखंड की विभिन्न परीक्षाओं को लेकर के नए पैटर्न पर जो हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है उत्तराखंड और जनरल स्टडी की, तो हमारा ये प्रश्न पत्र जनरल स्टडी पर है। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आपका पॉलिटी और कुछ बहुत क्वेश्चन हमने जनरल साइंस के भी करे हैं, क्योंकि ये मुख्य रूप से फोकस्ड हमारा समीक्षा अधिकारी पर है। इसी वजह से आपका इसमें और अन्य चीजें आपके सारी जगहों पर काम आ जाएंगी। तो अब आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर आपको उत्तराखंड में सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको जो एग्जामिनर हैं, जो आपके आयोग परीक्षाओं के लिए पैटर्न बना रहे हैं, उनके हिसाब से अभी से तैयारी करनी होगी। अन्यथा लास्ट मौके पर या लास्ट मोमेंट पर आप बहुत कुछ बदल नहीं पाएंगे। इसीलिए फॉर्म निकलने का इंतजार मत कीजिए, बल्कि अभी से आप लग जाइए। आप प्रश्न पत्रों को सॉल्व कीजिए, उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि इनसे कहीं ना कहीं आपको डेप्थ में पढ़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि आज तक सीधे सीधे एक फैक्ट से काम चल जा रहा था, अब आपको जब तक 2-3 फैक्ट पता नहीं है तो आपसे प्रश्न बन नहीं पा रहा है। एग्जैक्टली यही आपके साथ वीपीडीओ एग्जाम में हुआ था। बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक एक 2-2 फैक्ट तो पता थे, लेकिन 3 फैक्ट पता नहीं होने के कारण प्रश्न खराब हो गया, और इससे आप कम से कम 10 नंबरों का आपका फर्क पड़ गया। तो इसीलिए आप इन प्रश्न पत्रों को कैसे करते हैं, किस किस तरीके से आपके एग्जामिनर आपसे प्रश्न बना सकता है, उसकी तैयारी है। बाकी आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप देखेंगे कि विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले हैं, तो इनकी आप तैयारी अभी से कीजिए। हमारा जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, संजय देव क्लासेस करके जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से पहले सॉल्व कर लें, फिर वीडियो से इसका मिलान कर लें। मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये सीरीज, और अधिक से अधिक हमें कमेंट्स कीजिए, अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन हो इसे आगे बढ़ाने में सीरीज को। तो पहला क्वेश्चन है सामान्य, ये आपका सामान्य अध्ययन का निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। राष्ट्रकूट, भारत में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो आपका एक खालीपन आ गया था, तो उस खालीपन को भरने के लिए कन्नौज की गद्दी के लिए 3 शक्तियां आपस में भिड़ती हैं। आपका जो दक्षिण से शक्ति आई थी वो राष्ट्रकूट थे, जो पश्चिम से आए थे वो गुर्जर प्रतिहार थे, और जो पूर्व से आए थे वो पाल शासक थे। तो इनमें जो सबसे शक्तिशाली सिद्ध हुए वो आपके राष्ट्रकूट हुए, क्योंकि आरंभ से लेकर के लास्ट तक जब तक त्रिपक्षीय संघर्ष चला इन तीनों के बीच, उसमें आपका सबसे शक्तिशाली आपके राष्ट्रकूट ही रहे थे। तो राष्ट्रकूटों ने अपना जो मान्यखेत है वहां से अपना शासन स्टार्ट किया था, और इसके संस्थापक थे दंती दुर्ग। अगला क्वेश्चन में शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा है। शुद्ध इस्लामिक शैली, देखो भारत में इस्लामिक इमारतें बननी शुरू हुई थी 1196 से। 1196 में भारत में पहली इस्लामिक जो इमारत बनी थी वो था कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो दिल्ली में किला राय पिथौरा में बनाई गई थी आपका इल्तुतमिश द्वारा। 1192 में तराइन के युद्ध में इनके हाथों में सत्ता आई, और उसके बाद 1196 में इनकी पहली इमारत भारत में बनी थी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ये मस्जिद थी। इसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा बना, वो भी मस्जिद था। इसके बाद कुतुब मीनार बना, वो एक आपका क्या था, अजान पढ़ने का धार्मिक विजय स्तंभ था, तुर्की विजय का भारत में। लेकिन भारत में मकबरा किसे बोलते हैं, इस्लामिक जो आपके राज परिवार के व्यक्ति हैं या राजा हैं, उनके जो कब्र हैं उनको आपका मकबरा कहा जाता है। जैसे ताजमहल भी एक मकबरा है। तो इस मकबरा जो परंपरा है, भारत में मकबरा बनाना शुरू किया था इल्तुतमिश ने। मकबरा बनाना तो इल्तुतमिश ने शुरू किया था, लेकिन इल्तुतमिश ने जो मकबरा बनाया था, जिसे हम सुल्तानगढ़ी बोलते हैं, वो आपका इस तरीके से बनाया गया था कि उसमें बहुत सारे चीजें भारतीय भी थी, इसलिए शुद्ध इस्लामिक नहीं था। भारत में जो पहला शुद्ध इस्लामिक मकबरा बना था वो था बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा ये शुद्ध इस्लामिक शैली में बनाया गया था, इसी में अन्य कोई मिश्रण नहीं थे। तो इस्लाम, अगर आपसे कभी पूछे कि भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता कौन था, तो आप इल्तुतमिश कहोगे, और ये कहे कि शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा कौन सा था, तो बलबन का मकबरा। और भारत में पूछे कि पहली इस्लामिक इमारत कौन सी थी, तो वो होगी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली की किलाए राय पिथौरा, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन है श्रीरंगपट्टनम की संधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अब आपका काम केवल इससे नहीं चलने वाला है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके बीच हुई थी या कब हुई थी, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। यह संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुई थी। बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तृतीय आंग्ल मैसूर के बाद हुई थी।
यह संधि 1782 में हुई थी, यह भी बिल्कुल गलत है, यह 1792 में हुई थी। इस संधि के समय ब्रिटिश गवर्नर कॉर्नवालिस था, बिल्कुल कॉर्नवालिस था, यह सही है। 1792 में भारत का गवर्नर कॉर्नवालिस था, जिसने इसी समय एक वर्ष बाद, वैसे तो दहसाला उसने 91 में शुरू कर दिया था, लेकिन स्थायी भूमि बंदोबस्त उसने 1793 में शुरू करा। तो इस समय भारत का गवर्नर यही था, ये सही है। इस संधि के समय मैसूर का शासक हैदर अली था, हैदर अली नहीं, हैदर अली तो द्वितीय युद्ध में मारा गया, ये आपका तृतीय युद्ध में कौन था, टीपू, इसका बेटा टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान था। तो ये जो आपका सही फैक्ट है वो ये है, ये 3 गलत है। अगला, वास्को डी गामा के भारत आगमन के समय कालीकट का शासक कौन था? कालीकट, जहां पर वास्को डी गामा सबसे पहले उतरा था, केरला में जो मालाबार तट है उसमें आपका कालीकट राज्य था। तो कालीकट के राजा थे उस समय जमोरिन, जिसने भारत में आपका इसका स्वागत किया था, किसका? वास्को डी गामा। अब्दुल मलिक वास्को डी गामा को केप ऑफ गुड होप से लेकर के आपका अरब सागर होते हुए भारत तक लाने में मदद किया हुआ था। मतलब अब्दुल मलिक की सहायता से आया था, कहां से? केप ऑफ गुड होप से, अरब सागर में पूरी सहायता समुद्र में इसने करी थी। स्वागत इसने करा, राजा ये था, कहां का? कालीकट का, जमोरिन। गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा किससे मिली थी? सविनय अवज्ञा मतलब विनय के साथ, विनम्रता पूर्वक तरीके से, बिना किसी विरोध के, किसी का आपका आज्ञाओं का अवहेलना करना आपका क्या है? सविनय अवज्ञा है। ये महात्मा गांधी को शिक्षा मिली थी डेविड थोरिड नामक व्यक्ति से। ये आपके एक दार्शनिक थे डेविड थोरिड, और उनसे सविनय अवज्ञा करने की प्रेरणा महात्मा गांधी ने प्राप्त करी थी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 1 में दिए गए समाचार पत्रों का सूची 2 में दिए गए संपादकों से मिलान करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपके 4 समाचार पत्र हैं, तो आपको बताना है कौन सा समाचार पत्र किसने लिखा था। द हिंदू के जो आपके संपादक थे वो थे सुब्रमण्यम अय्यर। सुधारक जी.के. गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया ये था दादा भाई नारोजी का, और बंगाली था सुरेंद्रनाथ S.N. बनर्जी का। तो ये आपके 4 के 4 मिल गए, ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4, यानी कि विकल्प ए सही हो गया है। अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। सूर्य के विकिरण का उत्सर्जन अधिकांशतः होता है। सूर्य का विकिरण सूर्य का जो विकिरण होता है वो आपका मतलब किसी भी चीज में जो विकिरण ऊर्जा पैदा होती है वो 2500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक के ताप पर पैदा होती है। तो सूर्य में जो विकिरण ऊर्जा आपके पैदा होती है वो कह रहा है वह अधिकांश किस रूप में पैदा होती है? दृश्य प्रकाश के रूप में नहीं, उसमें विकिरण नहीं होता। पराबैंगनी किरण तरंग के दैर्ध्य के रूप में, उसमें भी सूर्य का विकिरण नहीं होता। सूर्य का विकिरण होता है लघु तरंगी लाल अवरक्त तरंगों के रूप में, जो इंफ्रारेड तरंगें होती हैं उनके रूप में सूर्य की जो आपकी क्या होती है? विकिरण उत्सर्जन, विकिरण जो हम तक पहुंचती है, पैदा होती है, तो वो आपका लघु तरंगी लाल अवरक्त तरंग दैर्ध्य के रूप में, यानी कि इंफ्रा रेड तरंगों के रूप में हमें सूर्य की विकिरण प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य उद्योग का विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में विकसित होने का कारण क्या है? ए, उथले सागर, ठीक है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में अधिकतर सागर क्या है? उथले हैं। दक्षिणी गोलार्ध में क्या आपने देखा है कि यहां महाद्वीपीय विस्तार बहुत कम है, जबकि इस गोलार्ध में ज्यादा है। इस गोलार्ध में ज्यादा आपका विस्तार है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा जो मत्स्य उत्पादन क्षेत्र हैं वो ये है, देखो, और यहां पर आपका जापान। एक कारण तो यह है कि उथले सागर है, क्योंकि समुद्र जो आपके महाद्वीपीय प्लेटें हैं उनके निमग्न ढाल हैं, मतलब सागरों को बहुत कम गहराई मिलती है। स्थल खंडों की अधिकता, सीधी सी बात है, स्थल खंड अधिक है इसलिए उथले हैं,
और इसमें हवाएं बहुत तीव्र नहीं होती स्थल खंडों के कारण। और तीसरी, गर्म एवं ठंडी जलधाराओं का सम्मिलन। भूमध्य रेखा से ठंडी, गर्म और ऊपर से ठंडी आती है। यहां से गर्म, ऊपर से ठंडी। यहां से आपका गर्म जलधारा क्यूरोसिवो और ऊपर से आपका जो वोखाटस्का आती है उस ठंडी होती है, तो दोनों मिलती हैं तो उस जगह पर क्या होता है, भाप बन जाती है। भाप से कोहरा होता है, समुद्र में हो जाता है अंधेरा। वहां पर इकट्ठा होते हैं प्लैंकेट, और उन प्लैंकेट्स को खाने के लिए संसार भर की समुद्र की मछलियां वहां पहुंचती हैं, जिसके कारण जापान, चीन तट, ये आपका भूमध्य सागर तट, और ये आप इसे वेस्ट बैंक बोलते हैं, इसे आपके ग्रैंड बैंक बोलते हैं, इसे आपका ग्रैंड बैंक आपका ये है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूफाउंडलैंड। तो ये आपके सबसे बड़े समुद्री मछली उत्पादक क्षेत्र हैं। और सामान्य तौर पर भी इस दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध के महासागरों में मछलियां अधिक होती हैं। इनकी सब वजह, उथले सागर भी है, स्थल खंडों की अधिकता भी है, गर्म जल एवं ठंडी जलधाराओं का सम्मिलन, ये सबसे बड़ा रीजन है। जैसे यहां पर भी आप देखोगे एक लेब्राडोर आ रही है ऊपर से, यहां से गल्फ स्ट्रीम जा रही है, न्यू फाउंडलैंड के करीब ये मिल जाती है। और ऐसा ही होता है यहाँ, इधर से नॉर्वे की ठंडी धारा आ रही है, इधर से गल्फ स्ट्रीम जा रही है, तो यहाँ पर आपका मिल जा रही है। इसके कारण आपका जो वेस्ट बैंक है, या फिर आपका ग्रैंड बैंक है, या फिर आपका नॉर्थ बैंक है, ये सब बनते हैं आपके मछली उत्पादक क्षेत्र। और यहाँ चीन और जापान सागर में क्यूरोसिवा की गर्म और ऊपर से जो ओखाटस्की की धारा आती है ठंडी, उसके मिलने से आपका ये परिस्थितियां पैदा होती हैं। ये आपके उस क्षेत्र में पानी को गुनगुना बना देती हैं, बहुत ठंडा भी नहीं, बहुत गर्म भी। और उससे जो आपका वाष्प उठती है, उससे गहरा कोहरा आ जाता है, जिसके नीचे समुद्र में मछलियां अपने को सुरक्षित समझती हैं। और यहाँ पर प्लैंकेट्स भी होते हैं, मछलियों का भोजन है जो, तो उसके कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा मछली उत्पादन होता है। संसार का सबसे बड़ा मछली उत्पादक क्षेत्र उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित न्यूफाउंडलैंड है। ओस के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं अनुकूल है? ओस क्या है? वर्षण है एक तरीके का, मतलब जब हमारे वायुमंडल की नमी आपके संघनित होकर के बूंदों में बदल जाती है तो उसे हम ओस बोलते हैं। तो एक पहला कारण है खुला आकाश। खुला आकाश जरूरी है ओस के लिए। अगर आपका क्या होगा, बादल लगे होंगे तो जो रात की गर्मी है वो बादलों को पार करके ऊपर चले जाएगी, और आपका उससे जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो धीमी हो जाएगी। मतलब क्योंकि गर्मी आपका यहाँ पर जो विकिरण है उसका बने रहना बहुत जरूरी है। दूसरा, तेज हवा। तेज हवा इसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि तेज हवा चलेगी तो अपने साथ सारी नमी को सोख करके ले जाएगी और वो वाष्पीकृत नहीं हो पाएगी, तो ये नहीं है। ये तो होगा उच्च आर्द्रता। आर्द्रता होगी तभी तो क्या, जब दिन में नमी होगी तभी तो रात में वो नमी बूंदों में परिवर्तित होगी। ये भी सही है। ठंडी रात्रि, जितना ठंडा होगा ओस उतनी जल्दी बनेगी, क्योंकि ठंडे से जो वाष्प है या नमी है वायुमंडल की हवा में, वो जल्दी वाष्पीकृत होकर के बूंदों में बदल जाएगी। तो 1, 3, 4 बिल्कुल सही है। 1, 3 व 4 सही है, और सॉरी हाँ 1, 3 और 4 सही है। 2 इसमें नहीं आएगा, जिनमें 2 है वो नहीं होंगे। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक ग्रामीण विशेषताएं रखने वाला राज्य है? सर्वाधिक ग्रामीण विशेषता कौन रखेगा बताओ, जिसमें सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी होगी? भारत में 90% ग्रामीण आबादी वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। इस राज्य में सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी है भारत में। ओवरऑल पूरे आपके भारत में मिलाकर के सबसे ज्यादा जो आपके लोग गांव में रहते हैं वो रहते हैं कहां? हिमाचल प्रदेश। यहाँ केवल 10% शहरीकरण हुआ है, बाकी 90% क्या है यहाँ पर? ग्रामीण। तो इसका आंसर आपका हिमाचल प्रदेश होगा। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में सत्य कथन है। अब देखो कूट दिए हैं, जैसा आपसे पूछ रहे हैं वैसे ही। सामान्य नदी घाटी में प्राप्त होती है, सामान्यतः नदी घाटी में प्राप्त होती है। जलोढ़ मिट्टी जल से निर्मित है, नदी द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, इसलिए नदी घाटी में होगी। तो ये तो आपका क्या है? बिल्कुल सही है। इसका निक्षेप नदियों द्वारा होता है। नदी लाती है और ऊपर से काट के लाती है, नीचे मैदानों में छोड़ देती है, तो निक्षेप भी इन्हीं के द्वारा होता है। इसमें फास्फोरस की अधिकता व पोटास की कमी होती है। फास्फोरस और पोटास, फास्फोरस अधिक नहीं होता है, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, बाकी सारे तत्व आपके बढ़ करके होते हैं, तो ये सही नहीं है। ये सर्वाधिक उर्वरक मिट्टी है। भारत में जितनी भी मिट्टियां हैं, आपका जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, पीच मिट्टी, ठीक है, कछारी मिट्टी, जितनी भी तरह की मिट्टियां, उनमें सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी
जलोढ़ मिट्टी होती है। तो 1, 2 और 4 सही है, 1, 2 व 4, ये बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, आपको नॉलेज होनी चाहिए तभी जाकर के आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए आपको डेप्थ में पढ़ाई करनी पड़ेगी। निम्नलिखित में से सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक गहरा प्राकृतिक बंदरगाह, कृत्रिम नहीं, जैसे चेन्नई है वो कृत्रिम बंदरगाह है, गहरा तो है, परंतु जो प्राकृतिक रूप से हमारे देश का सबसे गहरा बंदरगाह है वो है विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश तट पर स्थित विशाखापत्तनम आपका सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह। इसको प्राकृतिक, जो आपका प्राकृतिक रूप से एक ऐसे डॉल्फिन नोच के उसमें है सांचे में ये कि आपका क्या यहाँ पर ऑटोमेटिक गहराई मिल जाती है, तो भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह ये होगा। चेन्नई आपका कृत्रिम में सबसे गहरा कृत्रिम बंदरगाह होगा। नर्मदा और ताप्ती नदी द्वारा घिरे पर्वतमाला है, नर्मदा और ताप्ती, ये आपकी नर्मदा नदी है, ये आपकी ताप्ती नदी है, विंध्याचल है यहां पर, और विंध्याचल के नीचे है सतपुड़ा। अगर आपसे पूछे सतपुड़ा और विंध्य के बीच बहने वाली नदी कौन सी है, तो नर्मदा। अगर आपसे पूछे आपका नर्मदा और ताप्ती, तो इन नदियों के बीच एक भ्रंश पर्वत है भारत में जिसे आपका सतपुड़ा कहा जाता है, तो इसमें सही आंसर होगा सतपुड़ा। निम्नलिखित योजनाओं को उनके लागू करने के वर्षों से सुमेलित करें। अब आपका इकोनॉमी आ गया है, तो इसमें 4 योजना है, 1989, 1985, 1997, 1980, 4 आपकी तिथियां दे रखी हैं, 4 योजना है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 1 इंदिरा आवास योजना, 2 जवाहर रोजगार योजना, 3 बालिका समृद्धि योजना, 4 दी है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत में शुरू हुआ था 1980 में। इंदिरा आवास योजना गरीबों को घर देने के लिए 1985 में। जवाहर रोजगार योजना JRY बोलते हैं जिसको, 1989, और बालिका समृद्धि योजना 1997। तो इसका मतलब क्या है, ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। तो इसका उत्तर होना चाहिए 3, 2, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1। तो इसका सही आंसर ये। अगला क्वेश्चन है, रुपये को पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाने के लिए गठित समिति थी। पूंजी खाते में यानी कि हम विदेशों से जो आपका क्या करते हैं, लेन देन करते हैं, मतलब जो आपका चालू खाता होता है, चालू खाते में तो हम वस्तु और सेवाओं का व्यापार करते हैं। पूंजी खाते में जैसे NRI के जो खाते होते हैं वो वहां से जो हमें पैसा आता है वो पूंजी खाता होता है। जैसे आपका विदेशों से हम IMF, वर्ल्ड बैंक आदि से जो लोन लेते हैं वो भी आपका क्या होता है, पूंजी खाता होता है। तो इस तरीके से पूंजी खाते में जो लेन देन होते हैं उसमें रुपये को चलाने के लिए परिपूर्ण परिवर्तनीय का मतलब रुपये की भी आपके पूर्ण वैल्यू, रुपये में ही हम लेन देन कर पाए, उसे पूर्ण परिवर्तनीयता कहते हैं। तो उसके लिए भारत में जो समिति बनाई थी वो बनाई थी एस तारापोर समिति, एस तारापोर समिति। भारत में राष्ट्रीय आय का सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है। राष्ट्रीय आय की गणना जब होती है तो उसमें आने वाली एक बहुत बड़ी कठिनाई क्या है, अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। यही हो गया अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। उदाहरण से समझिए, जैसे आपके घर में 5 लोग हैं, आपके पिताजी मान लो 50,000 रुपये कमाते हैं और 5 लोग हैं, तो आपके यहाँ जो आपका आय होगी आपके घर की वो 50,000 ले ली जाएगी। जबकि आपकी माँ घर में काम करती है और वो दिन भर चूल्हा चौका करती है, झाड़ू पोछा करती है, अन्य काम करती है, तो उसका कोई मौद्रिक मूल्य नहीं है। तो इसके कारण उसकी आय जोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। जबकि आप एक काम वाली लगाओगे उसकी जगह पर, तो वो आपसे कोई 3,000 किसी चीज का 2,000 लेके 10-12 हजार ले लेती है। तो अगर इस तरीके से आप उसका मौद्रिक मूल्य लगाने लगोगे तो राष्ट्रीय आय में वो भी जुड़ेगा। हमारे देश में बहुत बड़ा क्षेत्र असंगठित है और खासकर घरेलू कामकाज वाली जो महिलाएं होती हैं उनके जो भी कार्य हैं उनका मौद्रिक मूल्यांकन नहीं किया जाता है। तो इससे हमें राष्ट्रीय आय जोड़ने में बड़ी कठिनाई होती है। तो आपका ये इसका सही आंसर होगा। बाकी बचत की निजी दरें, इसका कोई मतलब नहीं है, राष्ट्रीय आय के गणना में बाधक नहीं है। राष्ट्रीय आय कम ज्यादा होने में हो सकती है, गणना करने में क्या बाधक है, ज्यादा सरल होगा, कम आंकड़े होंगे। तो अर्ध बेरोजगारी ये आपके राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में बाधक हो सकती है लेकिन गणना में नहीं।
मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, ये आपका राष्ट्रीय आय को गणना में कोई बाधा नहीं पहुंचाएगी। विश्व बैंक कितनी संस्थाओं का समूह है? कितनी है? 5। IBRD, IDA, IFC, MIGA, एक और होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। 5 IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, जिसके दो वो हैं IMF और वर्ल्ड बैंक, तो उसे IBRD बोलते हैं। IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी होती है। IFC इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन होता है। MIGA मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है। और आपका ICSID है आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर आपका सेटलमेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, यानी कि ये आपके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो पैसा है उसका लेन देन, उसकी सुरक्षा और उसके जो इन्वेस्टमेंट है उनकी सुरक्षाओं को लेकर के 5 संगठनों से जो आपका एक संस्था बनती है, उसी को हम मिला करके क्या बोलते हैं? विश्व बैंक बोलते हैं। तो इसकी 5 संस्थाएं, ये ध्यान रखना, IBRD, IDA, IFC, MIGA और ICSID। तो ये आपके 5 संस्थाएं इसकी। अगला क्वेश्चन है कथन 1, शेयरों की बिक्री में राष्ट्रीय आय का अनुमान भी सम्मिलित होता है। कारण, शेयरों की बिक्री एक वित्तीय हस्तांतरण है, ठीक है। शेयरों की बिक्री राष्ट्रीय आय का अनुमान भी सम्मिलित होता है? नहीं होता। राष्ट्रीय आय का आकलन आप शेयरों की बिक्री से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें विदेशी इन्वेस्टमेंट भी आता है, आज आया है कल निकल लेगा, तो इसमें कोई स्थायित्व नहीं होता है और इसमें बहुत सारा आपका विदेशी धन भी लगा होता है, इसलिए राष्ट्रीय आय की तो इसमें गणना की नहीं जा सकती। तो कथन ए ही गलत हो गया। शेयरों की बिक्री एक वित्तीय हस्तांतरण है। वित्तीय हस्तांतरण जरूर है, पैसों का एक से दूसरे के जाना ये तो होता ही है। तो आर तो सही है, ए गलत है। जब ए ही गलत है तो आर उसका स्पष्टीकरण कैसे होगा? तो कथन आर सही है, ए गलत है, तो डी सही होगा इसका। ए गलत है, आर सही है। भारत में संघात्मक और एकात्मक होने का आधार है। भारत के संघात्मक या एकात्मक होने का आधार है सरकार के 3 अंगों के बीच संबंध, बी केंद्र व राज्य के बीच संबंध, सी कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के बीच संबंध, डी संविधान व राज्यों के बीच संबंध। तो कुल मिलाकर के केंद्र का संघात्मक कि केंद्र संघ बना है, राज्यों का संघ है, और एकात्मक कि केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है। ये चीजें कौन बताता है हमें? भारत में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध बताते हैं। इसी से निर्धारित होता है कि आपका भारत एक संघीय व्यवस्था भी है, जिसमें राज्य आपके केंद्र जो बना है, यानी कि भारत है जो, वो आपका राज्यों से मिलकर के बनता है। और दूसरा, केंद्र आपका शक्तिशाली है, यानी कि एकात्मक व्यवहार करता है। वो ये बताता है कि एकल नागरिकता है, जैसे जो केंद्र राज्य केंद्र के पास है, आपका विधायिका है, जो विधायक संसद है उसकी शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां हैं, ये कई चीजें हैं जो भारत में एकात्मकता के लक्षण को प्रस्तुत करते हैं। तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध हमेशा बताएंगे कि भारत संघात्मक है या एकात्मक है, लेकिन मिलीजुली प्रतिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? 1, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये तो है ही आपके नीति निर्देशक तत्वों में। अनुच्छेद जो आपका 44 है उसमें है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, ये स्पष्ट कहीं नहीं है। मानवतावाद का विकास, ये भी नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये है नीति निर्देशक तत्व में। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। अनुच्छेद 51 क में जो आपके मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं नीति निर्देशक तत्व में, उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य इसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें 1 और 4 तो है, सम्मिलित नहीं है तो कह रहा है, 2 और 3 नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची जो भूमि सुधारों को लेकर के थी, तो पहले ही संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची आ गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? NDC बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल।
ये आपका अगस्त 1952 में स्थापित हुई थी, जिसका उद्देश्य था, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री और सदस्य सभी राज्यों के मेंबर, मुख्यमंत्री इसके मेंबर होते हैं। तो एनडीसी का उद्देश्य है कि जो योजना आयोग योजना प्रस्तुत करेगी उसका अंतिम अनुमोदन यही करेगा। योजना आयोग जो भी देश के लिए योजना बनाएगी, अब तो नीति आयोग हो गया है, तो योजना आयोग जो भी आपका योजना बनाएगी उसको अंतिम रूप से पास करेगा एनडीसी, क्योंकि योजना आयोग एक तरीके से केंद्र प्रधान है, केंद्र के ही सदस्य होते हैं, लेकिन एनडीसी में राज्यों के भी सदस्य होते हैं। तो ये संघवाद के लिए एक बहुत बड़ी आपकी निशानी थी, इसीलिए इसको स्थापित किया गया था 1952 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? ये विज्ञान है, प्रतिचुंबकीय। कुछ पदार्थ चुंबकीय होते हैं, कुछ अनुचुंबकीय होते हैं और कुछ प्रतिचुंबकीय होते हैं। चुंबकीय मतलब जो पदार्थ आपके क्या करते हैं, चुंबक की तरफ को खिंच जाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबक से दूर जाते हैं, तो उन्हें प्रतिचुंबकीय कहा जाता है। तो इसमें लोहा तो चुंबकीय है, निकिल भी चुंबकीय है, कोबाल्ट भी, क्योंकि ये लोह है सारे, इनमें लोहे का अंश पाया जाता है, इन्हें लोह धातु भी बोलते हैं, इन दोनों को भी। तो ये सब आपके क्या है, चुंबकीय पदार्थ हैं। बिस्मिथ प्रतिचुंबकीय होता है, इसमें विपरीत रिएक्शन होता है चुंबक के प्रति। रक्त पीएच का मापक्रम होता है, रक्त का पीएच मापक्रम होता है। पीएच मतलब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी पदार्थ का अम्लीय और क्षारीय होने का आपका जो पता चलता है वो उसकी पीएच वैल्यू से चलता है। 7 न्यूट्रल है, 7 से नीचे जिसकी पीएच वैल्यू है वो अम्लीय होगा और 7 से ऊपर जिसकी पीएच वैल्यू है वो आपका क्षारीय होगा। तो रक्त एक क्षारीय आपका पदार्थ है हमारे शरीर में, जिसका पीएच मापक्रम होता है 7.4। बहुत क्षारीय नहीं है, न्यूट्रल के ऊपर ही है, लेकिन है क्षारीय, मतलब अम्लीय बिहेवियर नहीं करता है ब्लड, कैसा करता है, क्षारीय। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ये आपके कुछ एंजाइम दिए हुए हैं जो शरीर में उत्सर्जित होते हैं। तो टाइलिन, टाइलिन किस में हो जाता है, आपके मुंह में, लार में होता है टाइलिन, तो मुंह एक। 4 पेप्सिन, पेप्सिन आपका प्रोटीन को पचाने वाला एक महत्वपूर्ण आपका तत्व है जो आपका आमाशय यानी कि पेट में होता है। लाइपेज, ये लाइपेज है, लाइपेज आपका वसा को पचाने वाला होता है और ये होता है आपका अग्न्याशय में, पेनक्रियाज में। और लैक्टेज, लैक्टेज आपका छोटी आंत में जो अंतिम रूप से कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। 4 1 2 3, 4 1 2 3, तो ए सही है। तो ये 25 क्वेश्चन है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं कि इसका क्या वजह है। तो इसे आप अच्छे तरीके से करने के बाद हमें कमेंट्स करिए कि आपको कैसा लगा है, और हमारे जो आपका वीडियो है उनको आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हम इसको आगे और भी उत्साह के साथ लेकर के आए।